डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेफ्रॉन। लास्ट क्लास में हमने किडनी की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेफ्रॉन है ये क्या है? एक थिन इलांगेटेड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, क्या होगी? थिन इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, होगा या हम नेफ्रॉन जो है ये 10 to 12 लाख इन नंबर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे ह्यूमन बॉडी में। नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्लियर है? ये नेफ्रॉन की प्रॉपर्टीज है बच्चों। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। फंक्शन क्या करेगा नेफ्रॉन? यूरिन फॉर्मेशन। ओके, बॉडी में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनेगा यूरिन, उसकी फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड नेफ्रॉन इज ऑल्सो ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लियर है? देखो एक बार देख लो, नेफ्रॉन क्या है? थिन इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। 10 to 12 नंबर नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे ह्यूमन बीइंग में। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगी एंड नेफ्रॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? मैल्पिजियन बॉडी। सेकेंड पार्ट होगा convoluted tubule and third is collecting duct। ओके, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। ओके, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल 3 पार्ट में डिवाइड होगा, कौन कौन से? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल and third is loop of Henle। okay, loop of Henle is also divided into 2 limbs। first is descending limb and second is ascending limb। clear है? so these all are involved in part of nephron। clear है बात? डायग्राम के थ्रू देखते हैं अब हम। हम बात करें पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन 3 में डिवाइड होंगे, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल 2 में डिवाइड हो जाएंगे, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। ऐसे ही कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल 3 टाइप्स होंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले फिर डिवाइड हो जाता है डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में। ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया है फर्स्ट, ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, देखो एक एक करके चलेंगे। ठीक है, एक बार मैं लाइन बता देती हूँ। ये तो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और इस वाले डायग्राम में मेम्ब्रेन बताई है कि डिफरेंट टाइप के जो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है ये कौन कौन सी लाइनिंग के थ्रू क्या होंगे? लाइंड रहते हैं। लाइक बोमन कैप्सूल जो है ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल के थ्रू लाइन होगा।
पीसीटी जो है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल के थ्रू लाइन होगा। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइन होगा और असेंडिंग लिम्ब सिंपल क्यूबॉइडल सेल से लाइन होगा। इसी तरह से डीसीटी जो है ये सिंपल क्यूबॉइडल से लाइन होगी और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो सेल्स हैं उनके थ्रू क्या होगी, लाइन रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले डायग्राम की, एक एक करके पार्ट लेकर चलेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है ग्लोमेरुलस, इसके बारे में देखते हैं हम बच्चों। ग्लोमेरुलस का जो साइज होगा वो कितना होगा, 0.3 mm। क्लियर है। ग्लोमेरुलस से टू टाइप की आर्टरीज निकलेंगी। फर्स्ट इज एफरेंट आर्टरियोल एंड सेकंड इज इफेंट आर्टरियोल। क्लियर है। फर्स्ट इज एफरेंट आर्टरियोल एंड सेकंड इज इफेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल ये ब्लड को कैरी करेगा, एफरेंट आर्टरियोल, और ब्लड को वापस बाहर ले जाएगा, इफेंट आर्टरियोल। ठीक है। जो ग्लोमेरुलस पार्ट है ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर बॉमन कैप्सूल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो वापस से सुनेंगे, जो ग्लोमेरुलस है ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा, सिचुएटेड होगा, जिसे कि बॉमन कैप्सूल कहेंगे। ठीक है, हीलियम से क्या होगा, ये लाइन रहेगा। ठीक है, जो बॉमन कैप्सूल है यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के पोर पाए जाते हैं जिन्हें पोडोसाइट सेल कहा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप के पोर प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन पर। ध्यान से सुनेंगे, ये वाला पार्ट ग्लोमेरुलस का है अपर साइड में। ठीक है, इसी में प्रेजेंट होगा बॉमन कैप्सूल में, जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज बॉमन कैप्सूल एंड दिस इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्लियर है। तो बॉमन कैप्सूल जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें प्रेजेंट होगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो रही है जिसे कि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कहेंगे। और ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, पोडोसाइट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड हेयर ऑल्सो प्रेजेंट ए पोर लाइक स्ट्रक्चर या स्लिट लाइक स्ट्रक्चर ऑन ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन दैट कॉल्ड फेनेस्ट्रा। ओके, फेनेस्ट्रा। ठीक है, फेनेस्ट्रा क्या फंक्शन करती है, पहली बात तो ये कि फेनेस्ट्रा का जो साइज होता है बच्चों वो होगा 0.1 μm माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर। इसके साथ साथ जो फेनेस्ट्रा है ये फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे और जो नेफ्रॉन है इसको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करवाते हैं फेनेस्ट्रा। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फेनेस्ट्रा है ये एज एन सीव का काम करेंगे, सीव ट्यूब का। सीव हमें पता है फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, उसी तरह यहाँ पर बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में इस तरह से छोटे छोटे से पोर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रा कहेंगे। और ये फेनेस्ट्रा जितना भी मटेरियल एफरेंट आर्टरियोल से आएगा उसको बॉमन कैप्सूल में पहुंचाने का या फिल्ट्रेट करने का फंक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रीजन होता है इसमें नेक। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है बॉमन कैप्सूल से निकल करके जो नेक पीसीटी वाला भाग बनाएगा यहाँ पर प्रेजेंट होगा नेक रीजन। ठीक है, एंड नेक इज ए नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक इज ए नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नेक एंड लाइंड बाय ciliated epithelial cells. Okay, neck is a narrow tube-like structure and lined by a ciliated epithelial cells. And neck is open into PCT. So neck left with that PCT, यानी कि proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule is also a long, thick, spiral-like tube. ठीक है, अब वर्ड आपको थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्या है, आप देख सकते हैं, ये क्या है, स्पाइरल की तरह दिख रही है आपको। ठीक है, स्पाइरल की तरह दिख रही है, तो हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इज ए लॉन्ग थिक स्पाइरल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है। एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इज लाइंड बाय cuboidal epithelial cell. Okay, proximal convoluted tubule is lined by cuboidal epithelial cell. Clear है।
देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, इसीलिए जो पीसीटी है ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। मोस्ट ऑफली जो एब्जॉर्प्शन होगा इनमें वो कहाँ से होगा, पीसीटी के थ्रू। क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट यूरिन फॉर्मेशन की टर्म पढ़ेंगे, वहां पर ये वर्ड यूज होगा एब्जॉर्प्शन। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि एफरेंट आर्टियोल से मटेरियल आया, एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है वो एफरेंट आर्टियोल से आएगा, ठीक है। वहां पर ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के बीच में एक मेम्ब्रेन होगी जिसे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कहेंगे, जिसमें की पोर लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसे फेनेस्ट्रा कहेंगे, और जितना भी मटेरियल आएगा वो फेनेस्ट्रा के थ्रू फिल्ट्रेट होकर के कहाँ जाएगा, बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल से मटेरियल कहाँ जाएगा, पीसीटी में, जहां उस एक्सक्रीटरी मटेरियल से अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, ठीक है। अब्जॉर्प्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होंगे जो बहुत ही यूजफुल मटेरियल होंगे, वो भी क्या होते हैं यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे कि 67,000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट जो है, ऐसे प्रोडक्ट जिनका मॉलिक्यूलर वेट 67,000 से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, उनका यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं होगा। बट जिनका मॉलिक्यूलर वेट 67,000 से कम है उनका फिल्ट्रेशन या अब्जॉर्प्शन यहाँ से हो जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बस एक बात याद रखना आप कि ओनली ब्लड इज नॉट फिल्टर्ड बाय दिस मेम्ब्रेन, ठीक है। ओनली ब्लड बिकॉज ऑफ द ब्लड मॉलिक्यूलर वेट इज 67,000 डाल्टन, ओके। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ से डायरेक्ट नहीं होगा, बट जो भी और मटेरियल ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है उनका इजिली यहाँ से फिल्ट्रेशन हो जाता है। क्लियर है। अब मटेरियल पहुंच गया कहाँ, पीसीटी के पास में, ठीक है। तो मैंने बता दिया है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन, अमीनो एसिड, ठीक है, आयन है, लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, टू है, इनका फिल्ट्रेशन भी यहाँ से हो जाता है। तो अब तुम्हें पता है कि प्रोटीन हमारे लिए, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और आयन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर वो ही यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे तो बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो पीसीटी क्या करती है, उसमें से इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब करने का फंक्शन कर लेती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफली जो अब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होगा, पीसीटी में, ठीक है। क्यूबॉइडल सेल्स के थ्रू ये लाइन रहती है, इसी कारण से यहाँ पर मोस्ट ऑफली अब्जॉर्प्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं absorption level is also high in PCT और proximal convoluted tubule। क्लियर है। अब तुम सोचोगे कि यहाँ absorption हो रहा है यानी कि इसको एटीपी की भी तो रिक्वायरमेंट होगी ना, एनर्जी कहाँ से मिलेगी इसको, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। लमसम 2/3 पोर्शन जो है, ठीक है, 2/3 पोर्शन जो है वो रीअब्सॉर्ब किया जाता है पीसीटी के थ्रू। क्लियर है। पीसीटी ओपन होगी लूप ऑफ हेनले में, ओके। लूप ऑफ हेनले की भी किसमें, डिसेंडिंग लिम्ब में, ओके। लूप ऑफ हेनले में ओपन होगी, बट लूप ऑफ हेनले की भी डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होगी, पीसीटी ओपन होगी। एंड अगर मैं बात करूं लूप ऑफ हेनले की, तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ देखेंगे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दैट इज लूप ऑफ हेनले, एंड I say that is a tube like structure। क्लियर है। क्या मैं इसको बोल सकती हूँ ना कि ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। So loop of Henle is a tube like structure which is divided into two parts। First is descending limb and second is ascending limb। Descending limb is a thin segment, देख सकते हैं आप, that is a thin segment, but ascending limb is a thick segment। क्लियर है। This is a thin part and that is a thick part। Descending limb is lined by squamous epithelium। Clear है। Descending limb is lined by squamous epithelium but ascending limb is lined by simple cuboidal cells। Clear है। Descending limb squamous epithelial से लाइन होगा, but ascending limb जो है वो सिंपल क्यूबॉइडल सेल से लाइन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं असेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले का, ये ओपन होगा किसमें,
DCT में देखना, यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको, that is open into DCT यानी कि distal convoluted tubule, okay, and distal convoluted tubule is present in cortex region of kidney। जब हम किडनी के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब हमने बात किया था कि किडनी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज आउटर पार्ट एंड सेकंड इज इनर पार्ट, ओके, एंड आउटर पार्ट इज कॉल्ड cortex and inner part is called medulla। So distal convoluted tubule is lies into cortex region of internal kidney, clear है। डिसेंडिंग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, ठीक है, इसमें कौन ऊपर होगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। अभी बताया जस्ट मैंने आपको कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले ओपन इनटू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्लियर है। एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, क्लियर है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल cells and here fenestra is also absent, okay, fenestra is absent। Now distal convoluted tubule open into collecting duct, okay, distal convoluted tubule किसमें ओपन होगी, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होंगी, जस्ट मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि 10 to 12 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे ह्यूमन बॉडी में, तो आप देख सकते हैं कि इतनी ही कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिल करके एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करती हैं और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं डक्ट ऑफ बैलेनी, क्लियर है, डक्ट ऑफ बैलेनी। एंड कलेक्टिंग डक्ट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल, ओके, collecting duct lined by glandular epithelial cells and collecting duct open into pelvis, okay, collecting duct open into renal pelvis, क्लियर है। यहाँ से देखो, यहाँ से मटेरियल आ रहा था, एक्सक्रीटरी मटेरियल यहाँ से होता हुआ किसमें गया, बॉमन कैप्सूल, पीसीडी, पीसीटी से डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग से डीसीटी में और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि डीसीटी में फेनेस्ट्रा एब्सेंट होंगे, यानी कि यहाँ कोई भी रोशनी नहीं होगी, डायरेक्ट कुछ आयंस यहाँ एब्जॉर्ब होंगे, बट हम वो आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब मटेरियल कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट में, एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसे हम कहते हैं यूरिन, ठीक है, क्या कहेंगे, यूरिन। तो फाइनली यूरिन फॉर्म हो गया। अब यूरिन जाएगा बच्चों रीनल पेल्विस के पास में, ठीक है, रीनल पेल्विस से यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेटर में, ठीक है, और यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू आउटर सराउंडिंग्स में रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह फॉर्म होगा यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन स्पेसिफिकली किस तरह से फॉर्म होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट एक फ्लोरल बताया है मैंने यहाँ आपको, और ये होंगे नेफ्रॉन्स के पार्ट, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना आप, ये जो इफरेंट आर्टियोल है ये आगे की तरफ बहुत सारी कैपिलरीज बनाती है जिन्हें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वाला पोर्शन है, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये कौन सा है, लूप ऑफ हेनले का, और इसको कवर करा हुआ है एक और लूप ने, और इस लूप को हम कहेंगे बच्चों वासा रेक्टा, क्लियर है, वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले भी यू शेप्ड का होगा और वासा रेक्टा इज आल्सो इन यू शेप्ड स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट नेफ्रॉन, क्लियर है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन टेल मी।